हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैंने सोचा सोशल साइंस लोगों को बोझिल लगता है, कैसे इसे आसान बनाया जाए। और उसी क्रम में आसान तरीके से मैं सिविक्स का दूसरा चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर आपने देखा होगा, पावर शेयरिंग। आज मैं ये दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, फेडरलिज्म। सिविक्स का हर चैप्टर से लगभग 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उस क्रम में यहाँ हम लोग देखेंगे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर से बनता है और उसका आंसर क्या होगा। फेडरलिज्म। एक तस्वीर दिख रहा है स्क्रीन पे। ये तस्वीर कार्टून बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी दिख रहे हैं। नीचे लिखा है रनिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में केंद्र सरकार कोलिशन गवर्नमेंट थी, मिली-जुली सरकार थी। सामने 2-3 पार्टियों के लीडर दिख रहे हैं, उनके इलेक्शन सिंबल्स भी दिख रहे हैं। उनका ही उनके द्वारा मिलजुल करके जो बनाया गया सिंहासन है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बैठे हैं। सभी के जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ दिखाया गया है एक बारूद के रूप में। बारूद का पलीता निकला है, सामने आग जल रही है। कब कौन सी चिंगारी किस पलीते पे पड़ेगी, कौन सी पार्टी के लीडर इस कोलिशन से बाहर आ जाएंगे, इन चीज़ों को ये दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो केंद्र सरकार कमज़ोर होती है, और जब केंद्र सरकार कमज़ोर होती है तो राज्यों में सरकारें चल रही है, ये दिखती है। इसी चीज़ को यहाँ दिखाना चाह रहा है। इस तस्वीर को हम लोग जब चैप्टर समझ जाएंगे और जहाँ इसका ज़्यादा ज़रूरत होगा वहाँ फिर से आपको दिखाएंगे, वहाँ हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा पावर शेयरिंग के बारे में। वहाँ जो वर्टिकल पावर शेयरिंग था या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, दैट वाज द पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, इसी को यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज, ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है इसको ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म में के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। फेडरलिज्म किसको कहते हैं, क्या है, कैसे ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। फिर जो दूसरा चैप्टर का दूसरा भाग है उसमें हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म किस तरीके से थ्योरी में और प्रैक्टिस में इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, इन चीज़ों को देखेंगे। डिस्कशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है, फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस है वो मजबूत हुआ है भारतवर्ष में। और चैप्टर के आखिर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट हमारे इंडियन फेडरलिज्म में जोड़ा गया है। तीसरे लेयर, तीसरे स्तर की सरकार, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें पंचायत और म्यूनिसपैलिटी की सरकारें आती है। तो ये थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको किस तरीके से मजबूत किया गया है एक अमेंडमेंट के द्वारा, वो इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो साधारण अर्थों में अगर हम कहें कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें जो पावर होता है वो डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच। अक्सर इस फेडरलिज्म को या फेडरलिज्म में 2 लेवल पे सरकारें होती है, कहीं कहीं 3 लेवल पे भी सरकारें होती, जैसे अब अपने देश में 3 लेवल पे सरकारें हैं। गवर्नमेंट जो
इस लेवल में होती है, 3 लेवल में, उसमें एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको कह सकते हैं, जो डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती है उनको देखती है, कॉमन जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको देखती है। दोनों ही लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर होता है, स्वतंत्र रूप से उन्हें पावर दिया जाता है संविधान के द्वारा। इन चीज़ों को भी यहाँ हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हुए जो सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो है हाउ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म को अभी आपने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक लेवल में सरकारें होती है तो ऐसे सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक सरकार ना हो करके उसका उल्टा हो जाए, एक जगह से ही सरकारें चले, तो उसे हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जो फेडरेशन है उसका बिल्कुल कंट्रास्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अंडर यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of the government or sub units are the subordinate to the central government। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या तो उसमें एक ही लेवल पे सरकारें होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दैट्स ऑल। नहीं तो अगर स्टेट गवर्नमेंट होती भी है तो वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट की तरह होती है, अधीनस्थ होती है, उनके अधीन काम करती है। वो जो ऑर्डर करते हैं वही काम वो करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आदेश पारित कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, और उन्हें वो करना पड़ता है। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास सच ऑर्डर। इस तरीके का आदेश केंद्र सरकार जारी नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट में राज्य की सरकारों का अपना अस्तित्व होता है, राज्य की सरकारों के पास अपना पावर होता है। केंद्र सरकार उन्हें आदेश नहीं दे सकती, उनके कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पावर होता है। दोनों ही गवर्नमेंट सेपरेटली लोगों के प्रति आंसरेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का की फीचर्स क्या क्या है या फेडरलिज्म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर, कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं इसमें क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक लेवल में सरकारें होती है। दूसरी विशेषता है डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। कहता है कि दोनों लेवल की सरकारें, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, एक ही सिटीजन को, सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, लेकिन उनका मैटर अलग अलग होता है। किस किस विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस किस एरिया से केंद्र सरकार टैक्स वसूल कर सकती है, किस किस एरिया में केंद्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, केंद्र सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, और किन किन एरियाज में राज्य सरकार का ये स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है, संविधान में ही स्पष्ट रूप से ये लिखा है। थर्ड फीचर कह रहा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर ऑफ द गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जुरिस्डिक्शन है कि अलग अलग किन विषयों पे वे कानून बना सकते हैं, किन चीज़ों पे वो टैक्स लगा सकते हैं, किस रूप में, कहाँ तक कौन सी सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी, ये चीज़ें क्लियरली संविधान में लिखी होती है। ये थर्ड फीचर ऑफ द फेडरलिज्म है। और ये जो अधिकार मिला होता है अलग अलग टायर ऑफ द गवर्नमेंट को,
ये संविधान के द्वारा गारंटेड है, इसे कोई छीन नहीं सकता। संविधान द्वारा समर्थित, संविधान द्वारा ऑथराइज्ड और संविधान द्वारा दिया गया ये सारा पावर है। फोर्थ फीचर देखते हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन है उसे कोई भी एक लेवल की सरकार चेंज नहीं कर सकती। मीन्स द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। यूनिलैटरली मीन्स एक सरकार के द्वारा, एक केवल केंद्र सरकार या केवल राज्य सरकार के द्वारा जो मौलिक संविधान की चीजें हैं उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर इसे चेंज करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समर्थन और सहयोग जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रोविजन ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में जो पांचवी विशेषता है उसमें क्या है, कोर्ट्स के पास एनफ पावर होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को की व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट को होता है। यहाँ जो हाईएस्ट कोर्ट है एक तरीके से एक एम्पायर की तरह काम करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच उभर कर आए तो उस डिस्प्यूट में, वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू गिव द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या के अनुसार वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस सरकार के जुरिडिक्शन में आता है, कौन सी सरकारें इस मैटर में डिसीजन ले सकती है और कौन सी नहीं ले सकती है। आगे बढ़ते हुए सिक्स्थ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म में है, छठा जो विशेषता है फेडरलिज्म की, इसमें जो भी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं, राजस्व का जो भी स्रोत होता है वो क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किन किन सोर्स से इनकम होगा और स्टेट गवर्नमेंट को किन किन सोर्स से इनकम होगा, ताकि दोनों की जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट ना बन जाए। और सातवां और आखिरी विशेषता जो फेडरलिज्म की है, की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म है, वो ये है कि फेडरलिज्म एक साथ दो ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करता है, दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। एक है देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करना और उसको प्रमोट करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखना और आगे बढ़ाना, तथा दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करना। जो प्रांतीय विविधताएं हैं उनको एकोमोडेट करने का काम भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। ये सातवीं विशेषता है। ये इस तरह से इस की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर। कितने प्रकार के फेडरलिज्म है? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के फेडरलिज्म देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। एक फेडरलिज्म को जिसमें डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वे एक साथ आते हैं, है ना। ये फर्स्ट रूट है फेडरलिज्म का, इसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। जो छोटे यूनिट हैं वो एक साथ इसलिए आते हैं कि वो बड़ा यूनिट बन जाए, वो अपना जो चीज़ें हैं उनको पूलिंग कर दे और अपनी सॉवरेंटी और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। जैसे मान लीजिए यूएसए, वहाँ पे 50 राज्य, उन 50 राज्यों को अगर 50 अलग अलग प्रोविंस में वो रहते और एक साथ नहीं आते तो उनकी सिक्योरिटी को खतरा था, कोई दूसरा देश जो उनसे ताकतवर होता वो उनके ऊपर अटैक कर देता। लेकिन जब ये 50 राज्य यूनाइटेड हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में वो आ गए हैं, खुद से ज्वाइन कर लिए हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए वो इस तरह से आए हैं।
This type of coming together federation includes the USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी का फेडरेशन है, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, दे आर हैविंग इक्वल पावर वाइज ए वाइज द फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सबको इक्वल पावर होता है। ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को हम लोगों ने देखा। अब आइए देखते हैं दूसरा रूट जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। ये जो सेकेंड रूट है, इसमें देखा जाता है कि कोई जो बड़ा देश है वो डिसाइड करता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच, उन सबको मिला करके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इनको जोड़ करके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हुआ। ऐसे फेडरलिज्म इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में है ना। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, बिकॉज ऑल द यूनिट्स हैव नॉट कम ऑन देयर ओन, वी हैव होल्ड देम टुगेदर by convincing them, by attracting them, by convincing them that by this way your security and safety will be ensured। तो इस तरीके से उनको हमने होल्ड किया है, अपने में बना के रखा। आपको पता होगा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पे 565 नेटिव स्टेट्स थे। उन सारे नेटिव स्टेट्स को एक एक करके अपने देश में मिलाना, इंटीग्रेट करना और उन सब को होल्ड करके एक फेडरल सिस्टम डेवलप करना जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इसके जो थर्ड फीचर है उसमें है कि ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल दिखती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनमें भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल होता है। कुछ जो यूनिट्स हैं उनको कुछ स्पेशल पावर दे दिया जाता है क्योंकि उनका जो लोकेशन है, उनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उनके डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, दे ऑल डू नॉट हैव इक्वल पावर, सम स्टेट्स हैव स्पेशल पावर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्वेश्चन बनता है। मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ इस तरीके से बने रहे तो 1 घंटे में आप एक चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे और 1 घंटे में एक चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको आप देख पाएंगे। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इसे प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। मैंने देखा, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो किसी और की टीचिंग हो, उसमें इतना सारा तथ्य जोड़ करके बोझिल बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने सोचा किस तरीके से इसको आसान शब्दों में धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को समझाया जा सके। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप फिर से बैक जा करके वीडियो देखेंगे, वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने हर चीज़ को क्लियरली समझाने का कोशिश किया है। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में जो 5वां क्वेश्चन बनता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। कह रहा है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत को कौन सा चीज है जो एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो आइए देखते हैं। पहला चीज जो भारत को फेडरल कंट्री बनाता है वो है भारत का संविधान। कहता है भारत के संविधान ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया कैसा होगा, ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यहाँ पे
यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज किया गया है, फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो भी फेडरेशन के प्रिंसिपल पे ही आधारित है, उसके सिद्धांतों पर ही आधारित है। दूसरा पॉइंट हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम था, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो संविधान में जब 2 लेवल की सरकार की बात की जा रही है मतलब फेडरल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। बाद में एक 3rd टायर जोड़ा गया जिसको हम लोग पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। ये दूसरा चीज हुआ जिससे पता चलता है कि भारत में फेडरलिज्म है, यानी भारत में 2 या 2 से अधिक लेवल में सरकारें हैं। तीसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। संविधान में क्लियरली लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कौन कौन से पावर होंगे, कौन कौन से विषय पे उनको कानून बनाने का अधिकार होगा, किस किस विषय पे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से वो टैक्स वसूल कर पाएंगे। ये अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट में पहला है यूनियन लिस्ट। इसमें जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उनको रखा गया है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इन सब के ऊपर जो भी पॉलिसी बनाने का अधिकार है, जो भी कानून बनाने का अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है, और उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसे लागू करती है और इन एरियाज से टैक्स वसूल करती है। दूसरा जो लिस्ट है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है। ये स्टेट लिस्ट में जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट होता है उसको रखा गया है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में रखा गया है। एंड स्टेट गवर्नमेंट इज फुल्ली empowered टू make laws over all these subjects and implement them and collect taxes accordingly. थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वैसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जो जिस पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लागू कर सकती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन इत्यादि से रिलेटेड और भी बहुत सारे मैटर्स हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, ऐसे इस पीपीटी में नहीं लिखा गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में जो है वो 66 सब्जेक्ट्स हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर कंकरेंट लिस्ट का जो विषय है उस पर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा है हाँ, इसमें एक चीज और क्लियर कर देना है कि जो कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं उसमें से किसी विषय के ऊपर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून है वो प्रभावी होता है, वो लागू होता है। आगे बढ़ते हुए एक रेसिडुअरी पावर्स की चर्चा है। व्हाट इज रेसिडुअरी पावर, है ना। यहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज 3 लिस्ट्स। ये जो 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है जो नहीं आया है, तो अगर वो ऐसा सब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर कौन कानून बना सकता है। जैसे हम देखें, जिस समय संविधान बना उस समय कंप्यूटर कहीं था नहीं, मोबाइल फ़ोन कहीं था नहीं। अब अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई कानून बनेगा तो उसके ऊपर कौन कानून बनाएगा। संविधान में इसको स्पष्ट किया गया है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन
ऑल दीज रेसिडरी सब्जेक्ट्स। जो कोई भी नया विषय आएगा उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और ऐसा आप देख रहे हैं, केंद्र राज्य सभी के बीच जो पावर का डिवीजन है क्लियरली संविधान में मेंशन्ड है, 3 लिस्ट बना हुआ है और फिर रेसिडरी पावर की भी चर्चा है। तो ये जो डिवीजन है दैट इज ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म। इसका मतलब इंडिया में फेडरलिज्म है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जितना भी फेडरलिज्म है दुनिया में, उसमें आपको उधर आपने देखा था कि होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर 2 टाइप का फेडरलिज्म होता है। तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। कैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है? इसकी वजह से जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो इंडियन स्टेट्स हैं उन सबको आइडेंटिकल पावर नहीं है। द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। इन सबको एक समान शक्तियां नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे आप देखेंगे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सबको स्पेशल पावर है जो संविधान के आर्टिकल 371 से उन्हें दिया गया है, क्योंकि उनका जो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस अलग था, इस वजह से उन्हें ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल पावर दिया गया है। वहीं पे कुछ और स्टेट्स मतलब कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो स्टेट बनने के लायक नहीं है, वो छोटे हैं। उनमें है ना, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दे आर एरियाज ऑफ दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो इतने छोटे हैं कि एक राज्य वो नहीं बन सकते। तो उन्हें, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या हमारा जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, इन सबों को यूनियन टेरिटरीज, या दिल्ली को तो अब नेशनल कैपिटल या स्टेट का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ अलग सिस्टम है कि वहाँ मुख्यमंत्री भी होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं, है ना, जो जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, तो ये होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग सभी राज्य इक्वल नहीं है, सबका पावर इक्वल नहीं है, सबका गवर्नमेंट का सिस्टम एक इक्वल नहीं है। जो यूनियन टेरिटरीज है उनका जो शासन है वो केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार से हैंडल करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग ऑल दीज एरियाज और ऑल दीज यूनियन टेरिटरीज। आगे बढ़ते हुए ये आप 4 आपने देखा जो फीचर्स थे जो हमारे देश को हम कह सकते हैं कि यहाँ फेडरलिज्म है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 5वां जो स्पेसिफिक फीचर है फेडरलिज्म का जो इंडिया में है, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन है। ये इनको चेंज करना, इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंज इन दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अगर चाहे कि अकेले वो इस सिस्टम को चेंज कर दे, केंद्र से राज्य सरकार की शक्ति को कम कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। एनी चेंजेस टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा कोई भी ऐसा चेंज होगा तो उसको पहले पास होना है, फिर अगेन it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total state। आधे राज्यों की सरकारों के द्वारा भी इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, वो इसको मानेंगे। यानी आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के द्वारा इसको रेटिफाई किया जाएगा, तभी ऐसा संशोधन हो सकता है। आपने देखा था कि जो फेडरलिज्म है उसमें द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, दैट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में भी केंद्र सरकार चाह करके भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी इंडिया में फेडरलिज्म है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ जो फीचर है फेडरल होने का, भारतवर्ष फेडरल स्टेट है, फेडरलिज्म यहाँ है, इसको देखें। यहाँ पे जुडिशियरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा आपने उधर देखा था कि जहाँ भी फेडरलिज्म होता है, जुडिशियरी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंडिया का डिसाइड करता है। यानी इंडिया में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो एक तरीके से एम्पायर की तरह काम करते हैं, जो फेडरल और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म का एक विशेषता है। इसका मतलब इंडिया में फेडरलिज्म है, क्योंकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो एक तरीके से एम्पायर की तरह काम करते हैं। सेवेंथ फीचर देखें हम लोग, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेस। यानी यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अलग अलग पावर है कि वो अलग अलग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, so that they can carry out their day-to-day functioning without begging with the central government. एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। इसमें आप इस तस्वीर में देख रहे हो पावर ऑफ द स्टेट्स। राज्य, जितने भी राज्य हैं वो कटोरे लेकर के आए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी का ये कार्टून दिख रहा है। इंदिरा गांधी के समय में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होती थी। तो वैसे समय में राज्यों को एक तरीके से भीख मांगना पड़ता था, रिसोर्स फंड मांगना पड़ता था। यानी केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर थी, जिसको चाहती थी देती थी, जिसको नहीं चाहती थी नहीं देती थी। इस तरीके से राज्य सरकार की ज़्यादा शक्तियाँ उस समय नहीं थी, वो नहीं दिखता था। आगे बढ़ते हुए ये आप देख रहे हैं मानचित्र पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। ये लैंग्वेज पॉलिसी में हम लोग इधर देखेंगे आगे बढ़ करके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भारतवर्ष में फेडरलिज्म किस तरीके से व्यवहार में है, किस तरीके से यहाँ पे फेडरलिज्म बेस्ड फंक्शन होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने का कोशिश करिए। 3 ही पॉइंट है लेकिन थोड़ा लंबा है। देखेंगे जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है इंडिया का वो सक्सेसफुल है। वो केवल इसलिए नहीं कि संविधान में आपने फेडरल प्रोविजंस को लिख दिया है, केवल संविधान में लिख देने से नहीं होगा। रियल सक्सेस इसका डिपेंड करता है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें, आप उस चीज़ को लागू करें, तभी उसका रियल सक्सेस देखने को मिलता है। रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश में, उसको इसका श्रेय दिया जा सकता है। ये हमारा जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिज़ायर है कि वो एक साथ रहें और पावर को शेयर करें, ये इसकी सक्सेस में अहम भूमिका निभा रही है। सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन आर लिंग्विस्टिक स्टेट। किस तरीके से ये जो फेडरलिज्म है हमारे देश में हो रहा है, चल रहा है, ये हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि हमारे देश में बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए हैं। 1947 के बाद बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे उनका बॉर्डर चेंज किया गया, उनके लोगों को अलग अलग उनके लैंग्वेज के आधार पे बांटा गया। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट में आपने बांटा है, जैसे देखिए स्टेट है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब राज्य में आप जो बांटे हैं, तो ये एक तरीके से क्या है कि आप रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहे हैं, है ना। यू आर नॉट इम्पोजिंग द सेंट्रल अथॉरिटी
you are giving them power to have their own government. तो एक जो लिंग्विस्टिक स्टेट का बनाया जाना, ये प्रमाण है कि हमारे देश में फेडरलिज्म चल रहा है। ये सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स को दिखाया गया है मानचित्र पे। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो किसी एक लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। Our constitution did not give the status of national language to any one language. किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन हिंदी केवल 40% इंडियन ही बोलते हैं। इसलिए और दूसरे भाषाभाषी लोगों को सेफगार्ड देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी के अलावा 22 और लैंग्वेज को हमने शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में संविधान में रखा है। यानी दूसरे भाषाभाषी लोगों को भी एकोमोडेट किया है। हम किसी के ऊपर एक मेजॉरिटी का चीज थोप नहीं रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी सारे राज्यों पे थोप नहीं रही है। All the states have their own official language and they are running their state with those languages. Much of the government work take place in official language of the concerned state. ये हम लोग देख चुके हैं। राज्य की सरकारें अपने राज्य की भाषाओं में वहाँ की सरकारों को चलाते हैं। तीसरा जो दिखता है हमें कि फेडरलिज्म इंडिया में फंक्शन कर रहा है, वो है सेंटर और स्टेट का रिलेशन को देखने के बाद। स्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस is one more way in which federalism has been strengthened in practice in India. भारतवर्ष में प्रयोग में ये जो फेडरलिज्म है वो मजबूत हुआ है सेंटर और स्टेट के रिलेशन से। कैसे देखते हैं। How the constitutional arrangements for sharing power work in really depends on to larger extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. कहता है बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी, same party ruled both at central and state levels. This meant that the state government did not experience their rights. जो सेंट्रल में भी वही पार्टी, स्टेट में भी वही पार्टी, अलग दिखता नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती थी राज्य सरकार उसी चीज को मानती थी। तो वहाँ दिखता नहीं था कि अलग अलग, कि राज्य सरकार को अलग पावर है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात को नहीं भी मान सकती है, केंद्र सरकार की बात को मानने के लिए वो विवश नहीं है, ऐसा नहीं दिखता था बहुत लंबे समय तक। लेकिन तब जब लंबे समय तक ऐसा नहीं दिखता था, इस तस्वीर से उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो भी उन्हीं की पार्टी के थे। तो वो उनको धौंस जमाकर, आंख दिखाकर, उन्हें मनमाने ढंग से जितना चाहते थे उतना फंड देते थे, नहीं तो नहीं देते थे। इस तरीके से ये तस्वीर उस वक्त को उजागर करता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक ही पार्टी की हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हुआ है। क्यों, कैसे, आगे देखते हैं। As and when the ruling party at the state level was different, जब डिफरेंट रीजनल पार्टियां उभरने लगी, आने लगी, है ना, दैट रूल्ड एट सेंटर, जो उससे डिफरेंट होने लगी, तो अब वो उनको अंडरमाइन नहीं कर पा रहे थे। In those days, central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. उन दिनों क्या होता था, जो केंद्र सरकार, अब उनके पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, तो राज्य की सरकार को किसी प्रकार से वो उनको हटा देते थे, डिसमिस कर देते थे। This undermined the spirit of federalism. इससे हमारे देश में फेडरलिज्म का जो स्पिरिट था वो सही नहीं चल रहा था। All this changed significantly after 1990. 1990 के बाद ये बहुत ही तेजी से चेंज हुआ। उस दौरान क्या हुआ,
दिस पीरियड सॉज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए। अब नेशनल पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल काम हो गया कि वो अपने दम पे सरकार बनाए, अपने दम पे उनको मेजोरिटी नहीं आने लगी। तब उन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट बनाना शुरू किया सेंटर में। अब जब मिली जुली सरकारें होती थी, कई पार्टियां मिल करके वो काम करते थे, तो मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बहुत सारे पार्टियां मिलकर काम कर रहे थे, तो उन पार्टी का अगर राज्य में सरकार है तो उस राज्य की सरकार को केंद्र सरकार आंख दिखाकर नहीं रह सकती, अब तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इस रीजनल पार्टीज के उभरने से नेशनल गवर्नमेंट कमजोर हुई और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, अलग काम कर रही है, अलग उनकी पावर है, ये देखने लगा। इससे एक अलग कल्चर डेवलप हुआ कोलिशन गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिले, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट मिले और स्टेट गवर्नमेंट की अगली अलग अपनी पहचान है वो दिखे। इस चीज को एक और चीज ने बढ़ावा दिया, दैट इज द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर जजमेंट आया, उसने इस बात को सपोर्ट किया, that made difficult for the central government to dismiss state government arbitrary in an arbitrary manner। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य की सरकारों को मनमाने ढंग से जानबूझकर हटा देते थे, उनको डिसमिस कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऐसा आर्बिट्ररी ढंग से केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को हटा नहीं सकते, और इससे अब ये कठिन हो गया कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के काम में हस्तक्षेप करे। इस तरीके से हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो चीज़ें चल रही है। लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इन चीज़ों को यहाँ समझने का प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन और लास्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक है आपके बुक में। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का जो प्रयास था उसमें यह एक बड़ा प्रयास था। 1992 में ये एक संवैधानिक परिवर्तन के द्वारा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। कैसे? इस 1992 के एक्ट के माध्यम से 5 प्रोविजंस इसमें जोड़े गए और ये आवश्यक किया गया कि इन सरकारों को भी अलग से कुछ फंड मिले, अलग से कुछ पावर हो, इनकी भी पहचान हो। पहले क्या होता था और अब क्या होने लगा है, इसको हम लोग इसके एक एक पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। पहले जब ओरिजिनल संविधान को देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि ये राज्य की सरकारों के ऊपर डिपेंड होगा कि वो जब चाहे पंचायत का इलेक्शन कराए, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराए या ना कराए। तो कभी कभी 10-10, 15-15 साल तक पंचायत का इलेक्शन नहीं होता था। लेकिन इस प्रोविजन के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो पहला प्रोविजन डाला गया वो अब मैंडेटरी कर दिया गया कि हर स्टेट में जो लोकल बॉडीज हैं उनका इलेक्शन हर 5 साल में हो। दूसरा प्रोविजन लाया गया, सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बनेंगे उसमें SC, ST और OBCs के लिए सीटें रिजर्व होंगी, चाहे उनका एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन हो या चाहे उनके इलेक्टेड बॉडी हो, उसमें उनके लिए रिजर्व सीटें होंगी, सो दैट देयर रिप्रेजेंटेशन कुड बी इंश्योर्ड। तीसरा प्रोविजन कहा गया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। चाहे वो पंचायत की बात करें, म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इससे ये किया गया कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। फोर्थ प्रोविजन है, an independent institution called State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। पहले वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये सारे काम करते थे, अब एक अलग बॉडी बना दिया गया। पहले तो इसका इलेक्शन मनमाने ढंग से टाला जाता था, होता ही नहीं था, लेकिन अब इसको इंश्योर करने के लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। और फिफ्थ और लास्ट जो इसका प्रोविज़न है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि वे अपना कुछ फंड और पावर लोकल गवर्नमेंट को दें, so that the local government can work smoothly, can work efficiently, और वो अपने काम को तेजी से द्रुत गति से निपटारा कर सके। इस तरीके से ये चैप्टर आपका 45 से 50 मिनट के अंदर एक तरीके से रिवीजन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। ये फिर से एक बार भारत के राज्यों को दिखाने का कोशिश किया गया है। थैंक यू वेरी मच।